नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 नैतिक शिक्षा का पाठ 8। पाठ का नाम है भारतीय नारी। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 7 बर्डमैन ऑफ इंडिया सालिम अली पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। जिस देश में किसी भी मंगल कार्य की पूर्णता नारी के बिना संभव नहीं, जहाँ की नारियाँ विश्व के सभ्यता के शैशव काल में भी सार्वजनिक रूप से गूढ़ विषयों पर शास्त्रार्थ करती हैं तथा स्वयंवर की स्वतंत्रता जिनको मानवीय गरिमा और पूर्णता प्रदान करती हों, उस देश के नारी स्वतंत्रता पर संदेह करना गौरवमयी परंपरा को कलंकित करने के दुस्साहस के अतिरिक्त कुछ नहीं है। भारतीय समाज में नारी का स्थान बहुत गौरवमय और महत्वपूर्ण है। भारतीय मनीषा ने उसे वैदिक काल में ही शक्ति रूप में स्वीकार कर लिया था। वैदिक युग से आधुनिक युग तक राष्ट्रीय जीवन का कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारतीय नारी ने योगदान नहीं दिया हो। राजनीति के क्षेत्र में महारानी दुर्गावती, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, डॉक्टर एनी बेसेंट, संस्कार से शुद्ध भारतीय, इंदिरा गांधी तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में गार्गी, मदालसा, मैत्रेयी, अश्वघोषा, लोपामुद्रा, विद्योत्तमा आदि के योगदान को कौन अस्वीकार कर सकता है। वर्तमान युग में भी भारत की नारी अपने मेधा से विभिन्न क्षेत्रों को आलोकित कर रही है। यहाँ भारत की कुछ सन्नारियों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है। मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी मैत्रेयी महान विदुषी थी। जब ऋषि ने वानप्रस्थ लेने का विचार किया तो अपनी पत्नी से मंत्रणा की और कहा कि तुम आज्ञा दो तो मैं वानप्रस्थ लेने का विचार रखता हूँ। मेरे धनादि को तुम और कात्यायनी यानी दूसरी पत्नी परस्पर बांट लो। मैत्रेयी ने कहा कि ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए जिसमें मैं अमर न हो सकूं। मुझे तो वह मार्ग बताओ जिससे अमृत पद प्राप्त हो। पत्नी का वैराग्य देखकर ऋषि याज्ञवल्क्य विस्मित हो गए। उन्होंने मैत्रेयी को अपने सम्मुख बिठाकर कल्याण मार्ग बताया। इसके उपरांत महर्षि याज्ञवल्क्य उपासना भक्ति के लिए वन में चले गए। बाद में मैत्रेयी ने परंपरा से प्राप्त ज्ञान व चिंतन के बल पर बड़े बड़े पंडितों से शास्त्रार्थ किया। उन्होंने कई पंडितों को ज्ञान चर्चा में परास्त कर अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाला और सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। भगिनी निवेदिता। भारत के मुक्ति आंदोलन की महती प्रेरणा भगिनी निवेदिता का मूल नाम मार्गरेट नोबल था। वे आयरलैंड में जन्मी जरूर थीं, लेकिन उनकी आत्मा विशुद्ध भारतीय थी। भारतीय सन्यासी स्वामी विवेकानंद के आत्मज्ञान संबंधी भाषण और दर्शन की सुंदर व्याख्या सुनकर वे मंत्रमुग्ध हो गईं। उनके अंदर भारत को आत्मसात करने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। भारत को जानने समझने की यही जिज्ञासा उन्हें यहाँ खींच लाई। वे स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनकर भारतीयों की सेवा के लिए समर्पित हो गईं। स्वामी जी ने उन्हें अपनी मानस कन्या निवेदिता कहा। अरविंद घोष ने उन्हें भगिनी निवेदिता तथा रविंद्रनाथ ने उन्हें लोक माता कहकर पुकारा। सन 1899 में कलकत्ता में प्लेग भयंकर बीमारी के रूप में फैला। तब भगिनी निवेदिता ने स्वच्छता संबंधी सारा काम अपने हाथों में ले लिया। उनकी प्रेरणा से अनेक युवक युवतियां सन 1906 में पूर्व बंगाल के अकाल और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भगिनी निवेदिता ने पानी और कीचड़ में फंसे भूखे प्यासे लोगों तक जरूरत की सामग्री पहुंचाने का कष्ट साध्य कार्य किया। उनका यह कार्य अन्य मिशनरी महिलाओं से भिन्न था। निवेदिता ने भारतीयों की सेवा का व्रत लिया था। निवेदिता के सेवा कार्यों के पीछे किसी मत के प्रचार का छंद उद्देश्य भी नहीं था। वे भारतीय दर्शन से प्रभावित थीं तथा सन्यासिनियों का सा जीवन व्यतीत करती थीं।
यद्यपि भगिनी निवेदिता का मुख्य कार्य सेवा करना था, तथापि वे अरविंद घोष व उनके क्रांतिकारी साथियों के प्रति सहानुभूति रखती थीं। उनके निजी पुस्तकालय में क्रांति साहित्य का बड़ा भंडार था, जो उन्होंने बंगाल के क्रांतिकारियों को सौंप दिया। वे महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करती थीं। उनकी मान्यता थी, भारतीय स्त्रियों का शर्मीलापन, नम्रता, पवित्रता उनके लिए गर्व की वस्तु होनी चाहिए। इसे पिछड़ापन कहना भूल है। आधुनिक शिक्षा अपनी परंपराओं पर आधारित होनी चाहिए। यह शिक्षा पूर्व पश्चिम के सभी उज्ज्वल पक्षों को मिलाकर पूर्ण होगी। यह विश्व बंधुत्व का प्रसार करेगी और भारत को फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन करने में सक्षम होगी। भगिनी निवेदिता ने अपने जीवन के 14 वर्ष भारत की सेवा में समर्पित किए। 13 अक्टूबर 1911 को उन्होंने इस संसार से प्रस्थान किया। दार्जिलिंग में उनकी समाधि पर लिखा हुआ है, यहाँ चिर निद्रा में लीन है भगिनी निवेदिता, जिन्होंने अपना सर्वस्व भारत भूमि के लिए अर्पित कर दिया। सरोजिनी नायडू। विद्वान पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय के घर 13 फरवरी 1879 को सरोजिनी नायडू का जन्म हैदराबाद में हुआ था। भाषा और साहित्य का संस्कार उन्हें बचपन से ही मिला था। पिता चाहते थे कि सरोजिनी गणितज्ञ बने, किंतु उनकी प्रकृति काव्य के अनुकूल थी। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने 1300 पंक्तियों की एक लंबी कविता ए लेडी ऑफ द लीक की रचना की। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान लेकर पास की। उनकी प्रतिभा को देखकर पिता ने उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया, लेकिन उन्होंने अपना सारा ध्यान चिंतन और लेखन में लगा दिया। हैदराबाद के निजाम ने सरोजिनी की साहित्यिक रचनाओं से प्रभावित होकर उनके विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर दी। तब उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज में प्रवेश लिया और वे पढ़ाई के साथ साथ साहित्य सृजन में व्यस्त हो गईं। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कला समीक्षक व साहित्यकार एडमंड शॉय के परामर्श ने इनकी लेखनी को भारतीयता से ओतप्रोत कर दिया। इस समय राष्ट्रीय जनमानस विदेशी दासता से मुक्ति के लिए छटपटा रहा था। सौंदर्य की गायिका सरोजिनी देशवासियों की पुकार की उपेक्षा नहीं कर सकी। उनकी लेखनी ने नवजागरण का शंखनाद फूट पड़ा और उन्हें भारतीय कोकिला की उपाधि से विभूषित किया गया। 18 दिसंबर 1917 को सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में देश की 18 प्रमुख महिलाएं महिला मताधिकार की मांग को लेकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड से मिली। सन 1922 में महिला मताधिकार की बात मान ली गई। यह तत्कालीन विश्व की बहुत बड़ी घटना थी। 1919 में उन्होंने बम्बई में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। वे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी तथा स्वतंत्रता के बाद देश की पहली राज्यपाल बनने का गौरव भी उन्हीं को प्राप्त हुआ। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के लगभग सभी नेताओं के साथ काम किया। 1917 से 1947 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से स्वतंत्रता की लगभग सभी महत्वपूर्ण घटनाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी रही। 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम दिन था। इस दिन भारत कोकिला सरोजिनी नायडू ने रेडियो पर देशवासियों को भावपूर्ण बधाई दी तथा अन्य पराधीन देशों के लिए मुक्ति की कामना की। 2 मार्च 1949 को उनका निधन हो गया। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्वों से युक्त, कर्तव्य के प्रति समर्पित नारियों पर संपूर्ण नारी जाति को गर्व है। आने वाली पीढ़ियां उनके त्यागमय जीवन से सदैव प्रेरित होंगी, ऐसा विश्वास है। प्रश्न 1, वर्तमान भारतीय समाज में नारी का क्या स्थान है? उत्तर, वर्तमान भारतीय समाज में नारी हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है और साथ ही देश को अच्छा बनाने में पुरुषों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। प्रश्न 2, वानप्रस्थ होने से पूर्व ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी से क्या कहा? इससे उनका क्या भाव प्रकट होता है? उत्तर, जब ऋषि ने वानप्रस्थ लेने का विचार किया तो अपनी पत्नी से मंत्रणा की और कहा कि तुम आज्ञा दो तो मैं वानप्रस्थ लेने का विचार रखता हूँ। मेरे धनादि को तुम और कात्यायनी दूसरी पत्नी परस्पर बांट लो। इसको उनका समानता प्रेम का भाव प्रकट होता है। प्रश्न 3, मैत्रेयी ने किस मार्ग को अपनाया? उत्तर, कल्याण मार्ग को। प्रश्न 4, भगिनी निवेदिता का मूल नाम क्या था? वे किसकी शिष्या थीं? उत्तर, भगिनी निवेदिता का मूल नाम मार्गरेट नोबल था। वे स्वामी विवेकानंद की शिष्या थीं। प्रश्न 5, कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैलने पर निवेदिता ने सेवा कार्यों में क्या योगदान दिया? उत्तर, कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैलने पर भगिनी निवेदिता ने स्वच्छता संबंधी सारा काम अपने हाथों में ले लिया। उनकी प्रेरणा से अनेक युवक युवतियां प्लेग पीड़ितों की सहायता के लिए घरों से बाहर आ गई। इसका एक सुपरिणाम यह निकला कि सेवा की दिव्य अनुभूति से छुआछूत की सतही भावना भी दूर हो गई।
प्रश्न 6, निवेदिता ने भारतीयों की सेवा का अपना व्रत पूरा किया, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। उत्तर, बंगाल के अकाल और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भगिनी निवेदिता ने पानी और कीचड़ में फंसे भूखे प्यासे लोगों तक जरूरत की सामग्री पहुंचाने का कष्ट साध्य कार्य किया। कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैलने पर भगिनी निवेदिता ने स्वच्छता संबंधी सारा काम अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार निवेदिता ने भारतीयों की सेवा का अपना व्रत पूरा किया। प्रश्न 7, सरोजिनी नायडू की शिक्षा दीक्षा किस प्रकार संपन्न हुई? उत्तर, 11 वर्ष की आयु में उन्होंने 1300 पंक्तियों की एक लंबी कविता ए लेडी ऑफ द किंग लेक की रचना की। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान लेकर पास की। उनकी प्रतिभा को देखकर पिता ने उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया, लेकिन उन्होंने अपना सारा ध्यान चिंतन और लेखन में लगा दिया। हैदराबाद के निजाम ने सरोजिनी की साहित्यिक रचनाओं से प्रभावित होकर उनके विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर दी। तब उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज में प्रवेश लिया और वे पढ़ाई के साथ साथ साहित्य सृजन में व्यस्त हो गईं। प्रश्न 8, सरोजिनी नायडू ने राजनीतिक क्षेत्र में क्या भूमिका निभाई? उत्तर, 18 दिसंबर 1917 को सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में देश की 18 प्रमुख महिलाएं महिला मताधिकार की मांग को लेकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड से मिली। सन 1922 में महिला मताधिकार की बात मान ली गई। 1919 में उन्होंने बम्बई में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। वे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थीं तथा स्वतंत्रता के बाद देश की पहली राज्यपाल बनी। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के लगभग सभी नेताओं के साथ काम किया। 1917 से 1947 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से स्वतंत्रता की लगभग सभी महत्वपूर्ण घटनाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी रही। प्रश्न 9, आपका कोई अनुभव बताओ जब आपने किसी भी कारण से पीड़ित लोगों की सहायता की हो। उत्तर, छात्र स्वयं प्रयास करेंगे। इसमें आप स्वयं बताएंगे कि आपने किसकी सहायता की और कैसे की। प्रश्न 10, वैदिक कालीन 5 विदेशियों विद्वान महिलाओं की जानकारी एकत्रित करो। ये कार्य भी छात्र स्वयं करेंगे। प्रश्न 11, भगिनी निवेदिता भले ही विदेश में जन्मी थी, परंतु वह पूरी तरह भारतीय रंग में रंगी थी। अध्यापक कक्षा में चर्चा कराएं। उत्तर, वे आयरलैंड में जन्मी जरूर थी, लेकिन उनकी आत्मा विशुद्ध भारतीय थी। भारतीय सन्यासी स्वामी विवेकानंद के आत्मज्ञान संबंधी भाषण और दर्शन की सुंदरता व्याख्या सुनकर वे मंत्रमुग्ध हो गईं। उनके अंदर भारत को आत्मसात करने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। भारत को जानने समझने की यही जिज्ञासा उन्हें यहाँ खींच लाई। वे स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनकर भारतीयों की सेवा के लिए समर्पित हो गईं। प्रश्न 12, राजनीतिक क्षेत्र में प्रसिद्ध कुछ भारतीय महिलाओं के चित्र एकत्र कर एक परियोजना तैयार करो। यह कार्य भी छात्र स्वयं करेंगे और अखबार से या कई किताबों से भी चित्र एकत्रित किए जा सकते हैं और इकट्ठा कर कर एक परियोजना तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमारी यह वीडियो पूरी हो गई है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 9 ईसा मसीह की शिक्षाएं पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।